महारानी ने वैसा ही किया जैसा उस दानव ने बताया था। वह चुपचाप शांत होकर लेट जाती है। कुछ देर बाद ही राजकुमार अपनी माता के पास उनका हाल खबर लेने के लिए आता है। अरे माँ, आज आप इतना उदास होकर क्यों पड़ी हैं? क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम जाकर अपना कार्य करो। अरे माँ, आप बिना क्या आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम हो सकता है मेरे लिए? बताइए ना माँ, आपको क्या कष्ट है? बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे माताजी, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं अभी राज्य वैद्य को बुलाता हूँ। अरे नहीं बेटा, वैद्य भी इसका उपचार नहीं कर पाते हैं। यदि आज तेरे पिता जीवित होते तो वे मेरे लिए उन दोनों मोरों के पंख लाकर दे देते और मैं ठीक हो जाती। लेकिन अफसोस है कि अब तेरे पिताजी जीवित नहीं हैं। अरे माँ, आप निराश क्यों होती है? मैं हूँ ना, मैं लाऊंगा आपके लिए उन दोनों मोरों के पंख। बस आप मुझे इतना बताइए कि वो दोनों मोर कहाँ पर रहते हैं? बेटा, यहाँ से दक्षिण दिशा में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उसी पेड़ पर वह मोर का जोड़ा रहता है। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊँ। इतना कहकर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ता है। हे भगवान, मुझे चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक वो बरगद का पेड़ आया क्यों नहीं? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे चलकर देखता हूँ। राजकुमार चलते चलते उसी बरगद के पेड़ के पास पहुँच जाता है। अरे, वो मुझे लगता है यही वो बरगद का पेड़ है जिसकी बात हमारी माता ने कही थी। चलो जल्दी से इसके पास चलकर देखता हूँ। राजकुमार जल्दी से पेड़ के पास पहुंचता है। बरगद के पास तो आ गया, लेकिन वो मोर का जोड़ा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। राजकुमार जैसे ही मुड़कर देखता है तो एक विशाल सर्प एक घोंसले के पास बैठा है और उस घोंसले के अंदर दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जो उस सर्प को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। सर्प उन दोनों बच्चों को खाना चाहता था। अरे ये क्या? ये सर्प तो इन मासूम बच्चे को खाना चाहता है। अरे नहीं, मुझे इसे ऐसा करने से रोकना ही होगा। राजकुमार जल्दी से अपना धनुष बाण संभालता है और उस सर्प के ऊपर निशाना लगा देता है। तीर जैसे ही कमान से छूटता है सीधा उस सर्प के फन में जाकर घुस जाता है। तीर लगते ही वह सर्प पेड़ के नीचे गिरता है और मर जाता है। राजकुमार पेड़ की तरफ देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर वह दोनों मोर मोरनी आ जाते हैं। अरे, ये दुष्ट कौन है जो हमारे घोंसले की तरफ देख रहा है? मुझे लगता है ये हमारे बच्चे को पकड़ना चाहता है। हाँ रानी, तुम एकदम ठीक कहती हो। यह मनुष्य हमारे बच्चों को ही पकड़ना चाहता है। चलो जल्दी से चलते हैं और इसे मजा चखाते हैं। इतना कहकर दोनों मोर मोरनी राजकुमार के ऊपर टूट पड़ते हैं। अरे माँ और पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उस युवक को क्यों मार रहे हैं? उसी ने हमारी जान बचाई है और आप उसी को मार रहे हैं। यदि आज वो नहीं होता तो आज हम लोग उस दुष्ट सर्प का आहार बन गए होते। जरा उधर देखिए माँ, उस सर्प को। बच्चों के मुंह से यह बात सुनते ही दोनों मोर मोरनी हैरान हो जाते हैं। अरे हाँ, यह तो वही दुष्ट सर्प है जिसे हमने उस दिन मार कर भगाया था। तो इसका मतलब इस युवक ने ही हमारे बच्चे को बचाया है। हमें तो इसका धन्यवाद करना चाहिए और हम इसे मार रहे हैं। हे दयालु युवक, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। यदि आज आप नहीं होते तो मेरे बच्चे आज जीवित नहीं होते। अरे कोई बात नहीं, आपने जो भी किया है वो जानबूझकर नहीं किया। बोलिए युवक, तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ? हे मोर मोरनी, मैं यहाँ पर आपके पंख लेने के लिए आया हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हें मेरे पंख क्यों चाहिए? मुझे आपके पंख मेरी माँ की दवाई के लिए चाहिए। लेकिन मेरे पंखों से इसकी माँ की दवाई कैसे बन सकती है? मुझे लगता है इस बेचारे के साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा। क्या हुआ मोरनी जी, आप शांत क्यों हो गई? क्या आप मुझे अपने पंख नहीं देंगी? अरे कुछ नहीं बेटा, आप मेरे पंख को ले जा सकती हैं। और हाँ बेटा, मैं जो भी पंख तुम्हें दे रही हूँ उसमें से एक पंख अपने पास रख लेना और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मेरे पंख को प्यार से सहलाना, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
ठीक है, जरूरत पड़ने पर मैं आपको जरूर याद करूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से वापस राजमहल आ जाता है और अपनी माता को उन पंखों को सौंप देता है। मुझे लगता है अब सब लोग सो गए हैं, यही अच्छा मौका है, चलो चलती हूँ। इतना सोचकर महारानी जल्दी से दानव के कमरे में चली जाती है और उससे सारी बात बता देती है, जिस दानव को वो अपना पति समझ रही थी। अच्छा, तो वो उस मोर के पंख ले आया है। देख लिया ना महारानी, उस मोर के जोड़े के पंख कोई और आम इंसान नहीं ला सकता। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि आपका पुत्र एक जिन है। महाराज, अब आप कोई दूसरा उपाय बताइए, आखिर मैं उस दुष्ट से कैसे बचूं? महारानी जी, आप इस बार उससे अमृत लाने को कहिए। वो अमृत किसी भी हालत में नहीं ला सकता। और हाँ, यदि वो अमृत लेकर आ भी गया तो तुम उस अमृत को लेकर आना और मेरे ऊपर डाल देना, तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा और उस जिन को खत्म कर दूंगा। महारानी ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन राजकुमार महारानी का हाल पूछने के लिए फिर से उनके पास आता है। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, मुझे इन पंखों से कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ। यदि तुम मेरे लिए कुछ अमृत ले आते तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती। ठीक है माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके लिए अमृत लेकर जरूर आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार अमृत लेने के लिए निकल पड़ता है। मैं देवगिरी पहाड़ियों में तो पहुंच गया हूँ, लेकिन वो अमृत है कहाँ? मुझे लगता है वो अमृत जरूर उस गुफा के अंदर ही होगा। चलो उसके अंदर चलकर देखता हूँ। अरे वो अमृत कुंड तो मिल गया। चलो जल्दी से अमृत अपनी बोतल में भर लेता हूँ। वैसे अभी तक तो मुझे किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा है। ये अमृत इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, अमृत के पास एक पत्थर फेंक कर देखता हूँ, यदि कुछ होगा तो दिख जाएगा। इतना सोचकर राजकुमार एक पत्थर उठाता है और कुंड के पास फेंकता है। कुंड के पास पत्थर गिरते ही वहाँ पर एक राक्षस प्रकट हो जाता है, जो उस कुंड की रक्षा कर रहा था। अरे कौन है यहाँ पर? किसने यह पत्थर फेंका है? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। मुझे लगता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यह पत्थर अपने आप ही गिर गया होगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसी स्थान पर थोड़ा सो लेता हूँ। अरे राम राम राम, ये क्या? ये तो कितना भयानक राक्षस है। मैंने अच्छा ही किया जो एक पत्थर फेंककर ये देख लिया। अब क्या करूँ? कैसे अमृत लेकर जाऊँ? अरे हाँ, मेरे पास तो वो मोर पंख है। मैं इस पंख से मदद मांगता हूँ। इतना सोचकर राजकुमार उस पंख को अपने हाथ पर रखता है और उसे सहलाने लगता है। कुछ ही देर में वह मोरनी वहाँ पर आ जाती है। क्या बात है राजकुमार, आपने हमें क्यों याद किया? मेरे दोस्त, मैं बड़ी ही मुसीबत में हूँ। मुझे उस कुंड से थोड़ा सा अमृत लेना है, लेकिन कुंड की रक्षा यहाँ राक्षस कर रहा है। मैं क्या करूँ? उस अमृत को कैसे पाऊँ? राजकुमार जी, आप परेशान मत होइए, मैं इस बोतल में अमृत ले आती हूँ। वह राक्षस मुझे नहीं पकड़ पाएगा। इतना कहकर मोरनी बोतल उठाती है और कुंड के पास पहुंचकर अमृत भरने लगती है। अमृत भरते ही वह जल्दी से राजकुमार के पास लौट आती है। फिर राजकुमार उस बोतल को ले लेता है और दोनों जल्दी ही उस गुफा से बाहर चले जाते हैं। अरे वाह, ये तो अमृत है और मैं इस अमृत की सहायता से अपने मृत पिता को भी जीवित कर सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, सीधे अपने पिता की समाधि पर ही चलता हूँ। राजकुमार जल्दी से अपने पिता की समाधि पर जाता है और अपने पिता की कब्र को खोदने लगता है। कुछ ही देर में राजकुमार ने अपने पिता की लाश को बाहर निकाल लिया। राजकुमार जैसे ही अपने पिता के ऊपर अमृत की बूंदें डालता है तो राजा पुनः जीवित होकर खड़ा हो जाता है। अरे बेटा, तुम तो कितने बहादुर और बुद्धिमान हो। मैं तुम जैसे पुत्र को पाकर धन्य हो गया। ये लीजिए माँ, आपके लिए अमृत ले आया हूँ। महारानी ने जैसे ही अमृत देखा तो वह हैरान हो गई। माँ,
मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर आया हूँ। अरे बेटा, और तुम क्या लेकर आए हो? पिताजी, आप अंदर आ जाइए। महारानी जैसे ही अपने पति को देखती है तो वह हैरान होकर ही रह जाती है और अपने पति के गले लिपट कर रोने लगती है। लेकिन बेटा, यदि तेरे पिता ये हैं, तो फिर उस कमरे में कौन है? फिर राजकुमार सारी कहानी अपनी माता को बताता है। यह सुनते ही महारानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटा, मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं उस दुष्ट राक्षस की बातों में आ गई थी। फिर महारानी सारी कहानी राजकुमार को बताती है। अरे माँ, आप दुखी मत होइए। आपने जो भी किया अच्छा ही किया। आज आपकी वजह से ही हमारे पिता हमें वापस मिल गए हैं। बेटा, हमें उस राक्षस के सर को जलाकर भस्म कर देना चाहिए, तभी वो राक्षस पूरी तरह खत्म होगा। इतना कहकर राजा और राजकुमार दोनों उसके सिर को जला देते हैं और प्रसन्नता से अपने राज्य में राज करने लगते हैं।